हेलो व्यूअर्स। एडुसिक क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। चलिए लूसेंट के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के अगले सीरीज दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश को हम लोग पढ़ेंगे। आज के जो सीरीज है, जो आज का टॉपिक है, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। इससे पहले हम लोगों ने पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश को पढ़ा। जो लोग भी इस वीडियो को नहीं देखे हैं, जाएं और मेरे चैनल के माध्यम से उस वीडियो को देखें। आज का टॉपिक है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, जिसमें हम लोग पल्लव वंश, चोल वंश, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश, यादव वंश, होयसल वंश, कदम वंश, इन सब वंशों को या काकतीय वंश को पढ़ेंगे। चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। चलिए दोस्तों, पहले हम लोग पल्लव वंश को पढ़ेंगे। कौन से वंश को पढ़ेंगे? पल्लव वंश को। पल्लव वंश के संस्थापक श्री विष्णु था। इसकी राजधानी कांची, तमिलनाडु के कांचीपुरम थी। वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। चलिए दोस्तों, इसको फिर से हम लोग समझते हैं कि पल्लव वंश का संस्थापक जो था वो कौन था? श्री विष्णु था। 575 से 600 ईस्वी। इसकी जो राजधानी थी वो कांची थी, यानी कांचीपुरम, तमिलनाडु में। वो वैष्णव धर्म का अनुयायी था। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है कि पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो सिंह विष्णु था। कौन था? सिंह विष्णु था। और इसकी राजधानी कहाँ थी? कांची थी। अगर पूछेगा पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी, तो कांची, तमिलनाडु के कांचीपुरम में थी। और श्री विष्णु किसका अनुयायी था? तो वैष्णव धर्म का अनुयायी था। श्री विष्णु ने अवनी सिंह की उपाधि धारण किया था। श्री विष्णु किसकी उपाधि धारण किया था? अवनी सिंह की उपाधि धारण किया था। तो आप लोग याद रखिएगा कि श्री विष्णु ने अवनी सिंह की उपाधि धारण किया था। श्री विष्णु ने मामल्लपुरम मामल्लपुरम में आदि वराह मंदिर का निर्माण करवाया। ये दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि श्री विष्णु ने मामल्लपुरम में आदि वराह मंदिर का निर्माण करवाया। मामल्लपुरम में आदि वराह मंदिर का निर्माण कौन करवाता है? तो श्री विष्णु करवाता है। कौन? श्री विष्णु। चलिए दोस्तों, अगले लाइन पे आते हैं। कह रहा है क्या? किरातार जूनियम। आप लोग याद रखिएगा ये नाम। किरातार जूनियम के लेखक भारवी श्री विष्णु के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? तो किरातुर जूनियम लेखक जो थे वो भारवी थे। इसके किरातार जूनियम के लेखक भारवी श्री विष्णु के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? श्री विष्णु के दरबार में रहते थे। तो आप लोग याद रखिएगा, भारवी किसके दरबार में रहते हैं? तो श्री विष्णु के दरबार में, जो पल्लव वंश के संस्थापक था। ठीक है दोस्तों। और किरातार जूनियम किसने लिखा है? तो भारवी ने लिखा है। पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए। पल्लव वंश के प्रमुख कौन कौन शासक? पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन पल्लव वंश के शासक, या पूछेगा इनमें से कौन पल्लव वंश के शासक है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए महेंद्र वर्मन प्रथम। 600 से 630 ईस्वी का कार्यकाल था। नरसिंह वर्मन प्रथम थे, ये 630 से 668 थे। फिर उसके बाद महेंद्र वर्मन द्वितीय थे, 668 से 670 था। उसके बाद परमेश्वर वर्मन प्रथम थे। परमेश्वर वर्मन प्रथम थे 670 से 700। उसके बाद नरसिंह वर्मन द्वितीय थे। नरसिंह वर्मन द्वितीय थे 767। उसके बाद नंदी वर्मन द्वितीय थे 730 से 800। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, पहले हम लोग शुरुआत करते हैं किससे? महेंद्र वर्मन प्रथम से। पहले प्रथम महेंद्र वर्मन प्रथम। उसके बाद से 600 से 630। उसके बाद कौन थे? नरसिंह वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन प्रथम, और फिर महेंद्र वर्मन द्वितीय हो जाता है। ठीक है, फिर कौन हो जाता है? महेंद्र वर्मन द्वितीय। यानी प्रथम महेंद्र वर्मन याद रहेगा प्रथम, तो दूसरे नरसिंह वर्मन प्रथम। फिर इसके बाद महेंद्र वर्मन द्वितीय हो जाता है। उसके बाद परमेश्वर वर्मन प्रथम हो जाता है। और उसके बाद फिर क्या हो जाता है? नरसिंह वर्मन द्वितीय। जो दूसरा नाम रहता है वही नरसिंह वर्मन द्वितीय हो जाता है। और फिर उसके बाद से कौन? नंदी वर्मन द्वितीय हो जाते हैं। ये प्रमुख राजा थे पल्लव वंश के।
ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। कह रहा है कि महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत विलास, विचित्र चित्र, गुणभार, चित्रकार पुल्ली चित्रकार पुल्ली, चैत्यकारी और चैत्यकारी की उपाधि धारण किया। देखिए कितना सारा उपाधि धारण किया था महेंद्र वर्मन प्रथम ने। किसका? मत विलास का, विचित्र विचित्र चित्र का, गुणभार का, चित्रकार पुल्ली का, चित्रकारी का और चैत्यकारी की उपाधि धारण किया था। इतना सारा उपाधि किसने धारण किया था? महेंद्र वर्मन प्रथम ने किया था। चलिए दोस्तों आगे आते हैं कि मतविलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन प्रथम ने किया था। किसने किया था? तो मतविलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन प्रथम ने किया था। किसने किया था? महेंद्र वर्मन प्रथम ने। आगे आते हैं दोस्तों, कह रहा है क्या? महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी था, परंतु बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर शैव धर्म बन गया। कौन सा धर्म में तब्दील कर लिया अपने आप को? शैव धर्म में। तो दोस्तों याद रखिएगा, महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी था, ठीक है, बाद में तमिल संत अपेयर से प्रभाव में आकर वह शैव धर्म बन गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि महेंद्र वर्मन प्रथम किस तमिल संत में से आकर प्रभाव में आकर वह शैव धर्म बन गया था? तो अपेयर के प्रभाव में आकर वह शैव धर्म बन गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं। तो कह रहा है क्या? महाबलीपुरम के एकाशम मंदिर जिन्हें रथ कहा गया है का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने के द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिरों की संख्या 5 थी। कितनी थी? रथ मंदिरों की संख्या 5 थी। कौन था? धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ और द्रौपदी रथ। रथ मंदिर में सबसे छोटा द्रौपदी रथ था। सबसे छोटा कौन रथ था? द्रौपदी रथ था, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। यह मंदिर एक ही ग्रेनाइट पत्थर को काटकर बनाया गया है। एक ही ग्रेनाइट पत्थर को काट कर बनाया गया है। इनमें द्रविड़ शैली की झलक मिलती है। कौन सा शैली? तो द्रविड़ शैली के इन मंदिरों में दीवारों पर देवी देवताओं, मानव, पशु पक्षियों की सुंदर नक्काशी है। 1984 में महाबलीपुरम के ये रथ मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर में क्या हो गया? शामिल कर दिया गया। चलिए दोस्तों इसको फिर से समझते हैं। कह रहा है कि महाबलीपुरम के एकाशक मंदिर जिन्हें रथ कहा गया है, क्या कहा गया है? तो क्वेश्चन अगर पूछेगा कि महाबलीपुरम के एकाशम मंदिर को क्या कहते हैं, तो रथ कहा गया है। और ये किसने इसका निर्माण करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। कह रहा है क्या? महाबलीपुरम के एकाशम मंदिर को रथ कहा गया और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। रथ मंदिरों की संख्या कितनी है? तो 5 है। रथ मंदिरों की संख्या कितनी है? 5 है। एक धर्मराज रथ मंदिर, भीम रथ मंदिर, अर्जुन रथ मंदिर, नकुल सहदेव रथ मंदिर और द्रौपदी रथ मंदिर। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, कितना है? 5 है। धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ और द्रौपदी रथ, जिसमें सबसे रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है। कौन है सबसे छोटा? द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं, मतलब इस पर कोई चित्र नहीं है। ये एक ही पत्थर, ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है काटकर। यह द्रविड़ शैली में की झलक मिलती है। कौन सा? द्रविड़ शैली की झलक मिलती है। इन मंदिरों को दीवारों पर देवी देवताओं, मानव, पशु पक्षियों की सुंदर नक्काशी। 1984 में महाबलीपुरम के रथ मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर में क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया गया। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। वात्पिकोंड, क्या नाम है? वात्पिकोंड व महामल्ल की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण किया था। इसके शासन काल में चीनी यात्री हुयंग त्यांग, इनका नाम याद रखिएगा दोस्तों, एक चीनी यात्री था हुयन तशांग, सॉरी क्या नाम था इनका? हुएन हुएन तशांग।
हुएन त्सांग कांची आया था। तो चलिए इसको रिपीट करते हैं, फिर से कह रहा है कि वाप्ती कोंडवा महामल्ल, ये उपाधि किसने धारण किया था? वात्पी कोंड और महामल्ल की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण किया था। और इसी के शासनकाल में एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम था हुएन त्सांग। वो कांची आया था। कहाँ आया था? कांची आया था, जिसकी इसकी राजधानी थी पल्लव वंश, वहीं पे आया था ये। हुएन त्सांग इनका नाम था, याद रखिएगा लोग। कह रहा है कि परमेश्वरम, परमेश्वर प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम ने सौ सौ शैव मतानुयायी, क्या नाम था? शैव मतुआई का था। ये किस मत का था? तो परमेश्वरम वर्मन प्रथम ये शैव मतानुयायी का था। उसने लोकादित्य, लोकादित्य, एकमल, रंजय, अत्यंत 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 काम, उग्रदंड, गुणभाजन आदि की उपाधि ग्रहण की थी। इसमें महामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण भी करवाया था। तो दोस्तों ये सब याद रखना है। चलिए इसको फिर से रिपीट करते हैं। कह रहा है कि परमेश्वर वर्मन प्रथम किसका अनुयायी था? तो शैव मत अनुयायी का अनुयायी था। उसने लोकादित्य, एकमल, रंजय, अत्यंत काम, उग्रदंड और गुणभाजन आदि की उसने उपाधि धारण किया था। कौन किया था? परमेश्वर वर्मन प्रथम ने। और इसने मामल्लपुरम, कहाँ? मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। किस मंदिर का? गणेश मंदिर का था। क्वेश्चन पूछेगा गणेश मंदिर का मामल्लपुरम में किसने निर्माण करवाया था? तो परमेश्वर वर्मन प्रथम ने करवाया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम क्या? परमेश्वर वर्मन प्रथम विद्या प्रेमी भी था और उसने विद्या विनीत की उपाधि भी ली थी। परमेश्वर वर्मन प्रथम विद्या प्रेमी भी था और उसने विद्या विनीत की उपाधि भी धारण किया था। किसके साथ? विद्या प्रेमी होने के चलते इसने विद्या विनीत की उपाधि भी धारण कर ली थी। अरबों के आक्रमण के समय पल्लव का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। उसने राजा सिंह यानी राजाओं में सिंह या अगम्य प्रिय यानी शास्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त यानी शिव का उपासक भी उपाधि धारण की थी। उसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई और महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर का भी निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय ने करवाया। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। चलिए इसको फिर से एक बार समझते हैं। यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए, अरबों के आक्रमण के समय पूछेगा कि पल्लव का शासक कौन था? नरसिंहवर्मन द्वितीय। पहला क्वेश्चन कि पूछ दिया कि अरबों के आक्रमण के समय पल्लव का शासक कौन था? तो नरसिंहवर्मन द्वितीय था। उसे राजा सिंह यानी राजाओं में सिंह और आगम प्रिय यानी शस्त्रों का प्रेमी, ठीक है, और शंकर भक्त यानी शिव का उपासक की उपाधि धारण की थी। दोस्तों उसको राजा सिंह के नाम से, आगम प्रिय के नाम से और शंकर भक्त के नाम से किसे जाना जाता है? नरसिंहवर्मन द्वितीय को जाना जाता है। और ये क्या किया था? कांची जो पल्लव वंश की राजधानी थी उसी में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंहवर्मन द्वितीय ने करवाया था। कहाँ करवाया था? तो कांची में करवाया था। और इसी कैलाश मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर का दूसरा नाम राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कैलाश मंदिर का दूसरा नाम क्या है? तो राज सिद्धेश्वर मंदिर है। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला का निर्माण होता है। मतलब राजसिद्धेश्वर मंदिर या कैलाश मंदिर जिसको बोला जाता है वह द्रविड़ स्थापत्य कला का उदाहरण है और शुरुआत भी इसी को कहा जाता है। महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर, कहाँ? महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर का निर्माण भी कौन करवाया था? नरसिंहवर्मन द्वितीय ने करवाया था। तो यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं दोस्तों, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा, फिर चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएगी। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। कांची के कैलाशनाथ मंदिर में
पल्लव राजाओं और रानियों की आदम आदम कद तस्वीरें लगी हुई है। तो याद रखना है दोस्तों, कांची के कैलाशनाथ मंदिर में, कहाँ कहाँ पे था ये? तो कांची के कैलाशनाथ मंदिर में क्या पल्लव राजाओं और रानियों के आदम कद तस्वीरें लगी हुई है। चलिए हम नोट को समझते हैं। कह रहा है कि एलोरा की गुफा संख्या 16, एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में है, तो कह रहा है कि एलोरा की गुफा संख्या 16 के कैलाशनाथ मंदिर के बाईं दीवार पर 8वीं शताब्दी में बनाई गई आकृति में रावण को कैलाश पर्वत हिलाते हुए दिखाया गया है, जिस पर शिव और पार्वती लोगों के साथ विराजमान है। तो दोस्तों याद रखिएगा आप लोग कि एलोरा की गुफा संख्या 16, एलोरा की गुफा संख्या 16 में कैलाश मंदिर के बाईं दीवार पर 8वीं शताब्दी में बनाई गई आकृति में रावण को कैलाश पर्वत हिलाते हुए क्या किया गया है, दिखाया गया है, जिस पे कैलाश पर्वत पे शिव और पार्वती लोगों के साथ विराजमान है और उसको हिलाते हुए दिखाया गया है। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। 10 कुमार चरित्र। 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन के दरबार में रहते थे। कह रहा है कि 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन थे? तो दंडी थे। वो किसके दरबार में रहते थे? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है? तो दंडी है। और दंडी किसके दरबार में रहते थे? तो ये नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। कांची के मुत्केश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल। कह रहा है कि कांची के मुत्केश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदीवर्मन II ने करवाया था। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुम तिरुमगई, याद रखिएगा, तिरुमगई अलवार नंदीवर्मन द्वितीय के समकालीन थे। तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि कांची जो पल्लव की राजधानी थी, बार बार बोल रहे हैं आप लोग, याद रखिएगा, उसी में मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नंदीवर्मन द्वितीय ने करवाया था। कौन? तो कांची में मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नंदीवर्मन द्वितीय ने करवाया था। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमलई, कौन? तिरुमगई अलवार नंदीवर्मन के समकालीन थे। ये प्रसिद्ध वैष्णव संत थे। तो क्वेश्चन पूछेगा, तिरुमगई अलवार किसके दरबार में रहते थे? तो नंदीवर्मन द्वितीय के समकालीन थे, उसी के दरबार में रहते थे। ये समकालीन थे, आप लोग याद रखिएगा। नंदीवर्मन तृतीय शैव अनुयायी था। उसकी राजसभा में तमिल भाषा का प्रसिद्ध कवि संत पेरु देवनार, याद रखिएगा दोस्तों, पेरु देवनार निवास करता था, जिसने भारत वेनवा नामक ग्रंथ लिखा था। तो ये क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि भारत वेनवा नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो कौन लिखा था? पेरु देवनार। ये पेरु देवनार किसके दरबार में रहता था? तो नंदीवर्मन तृतीय के दरबार में रहता था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि तमिल भाषा का प्रसिद्ध कवि संत पेरु देवनार किसके दरबार में रहते थे? तो नंदीवर्मन तृतीय के दरबार में रहते थे। और इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन है? तो भारत वेनवा है। कौन है? भारत वेनवा है। पल्लव वंश का अंतिम शासक कंप वर्मा हुआ। कौन हुआ? कंप वर्मा, जो 948 से 980 तक था। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर पल्लव वंश का अंतिम शासक पूछ लेगा तो कंप वर्मा याद रखना है। कौन? कंप वर्मा। ठीक है। पल्लव काल में कवि भारवी की लोकप्रिय रचना किरातुर किरातार जूनियम है। तो क्वेश्चन ऊपर ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि पल्लव काल में कवि भारवी की लोकप्रिय जो रचना है किरातार जूनियम, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग दोस्तों इसको याद रखिएगा, ऊपर भी हम इसको बता चुके हैं। और पल्लव वंश का अंतिम शासक तो कंप वर्मा। आप लोग याद रखना है कि पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्री विष्णु थे, और इसकी राजधानी कांची थी। और यह अंतिम राजा अगर पूछेगा पल्लव वंश का था, कौन था? तो ये थे कंप वर्मा। चलिए दोस्तों, यहाँ तक कंप वर्मा। अब हम लोग अगले चोल वंश को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? चोल वंश को। पल्लव वंश यहाँ पे समाप्त हो गया। अब ये दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश थे, तो जिसमें हम लोगों ने पल्लव वंश को पढ़ा। अब आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग? चोल वंश को पढ़ेंगे। किसको? चोल वंश को पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, चोल वंश को पढ़ते हैं।
आज थोड़ी वीडियो लंबी होने वाली है। चलिए, आज दक्षिण भारत के जितने भी राजवंश आज सब पढ़कर एक ही वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। तो आप लोग पेशेंस बनाए रखें और वीडियो को देखें। कह रहा है कि 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लव के ध्वंस अवशेषों पर आधारित स्थापित हुए। कह रहा है कि चोल जो वंश था ये 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लव के ध्वंस व अवशेषों पर क्या हुआ, स्थापित हुए। इस वंश के संस्थापक विजयालय था। कौन था? विजयालय। 848 से 70 इसका कार्यकाल था, जिनकी राजधानी तंजौर या तंजावुर था। तंजावुर का वास्तुकार कुंजड़ मल्लन, क्या नाम है उनका, जो राजा राज पेथु थच्चन था। कौन था? राजा राज पेरू थच्चन था। तो दोस्तों याद रखना है कि 9वीं शताब्दी में चोल की स्थापना कौन सी शताब्दी में? 9वीं शताब्दी में। किसको? तो पल्लव को ध्वंस और शेषों पर स्थापित हुआ। इसके संस्थापक विजयालय थे। ये क्वेश्चन पूछ चुका है बीपीएससी भी। चोल वंश के संस्थापक कौन था? तो विजयालय था। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो तंजौर या तंजावुर पूछ चुका है, या तंजावुर याद रखिएगा लोग। तंजावुर का जो वास्तुकार था कुंजर मल्लन, इनका नाम था। कौन? तंजावुर का वास्तुकार था कुंजर मल्लन, जो राजराज पेरुथच्चन था। कौन था? राजराज पेरुथच्चन के नाम से भी उसको जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। विजयालय जो चोल वंश के संस्थापक था, उसी का बात हो रहा है कि विजयालय ने नर केसरी की उपाधि धारण की और निशु निशुभ निशुभ सूदिनी, क्या नाम है? निशुंभ सूदिनी देवी मंदिर का निर्माण करवाया। चोलों का स्वतंत्र राज आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। पल्लों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण की। किसका? तो कोदंडराम की उपाधि धारण की। चलिए दोस्तों, इसको एक बार और पढ़ते हैं। कह रहा है कि विजयालय ने नर केसरी की, क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ कि नर केसरी की उपाधि किसने धारण किया था? नर, तो विजयालय ने किया था, जो चोल वंश के संस्थापक था। और कह रहा है कि निशुंभ सूदिनी, नाम याद रखिएगा दोस्तों, निशुंभ सूदिनी देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो विजयालय ही ने करवाया था। चोलों का स्वतंत्र राज आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। अगर पूछेगा कि चोलों का स्वतंत्र राज किसने स्थापित किया, तो आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। पल्लों पर विजय पाने के उपरांत में, पल्लों पर कौन विजय पाने के उपरांत में आदित्य प्रथम ने, कौन? आदित्य प्रथम ने कोदंड राम की उपाधि धारण की। को दंड राम की उपाधि धारण की। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, कोदंड राम की उपाधि धारण किया था। कौन? आदित्य प्रथम। किस पे विजय के उपरांत? चोलों के विजय के उपरांत। चोल वंश के प्रमुख शासक कौन कौन हुए? तो परांतक प्रथम 907 से 955 हुआ। राजा राज प्रथम 985 से 1014 हुआ। राजेंद्र चोल प्रथम 1014 से 1044 हुआ। राजा धीराज प्रथम 1044 से 1054 हुआ। और राजेंद्र द्वितीय 1054 से 1036। कुलोतुंग प्रथम, कौन? कुलोतुंग प्रथम 1070 से 1122। उसके बाद कुलोतुंग द्वितीय आया उसके जस्ट बाद 1135 से 1150। उसके बाद राजेंद्र तृतीय 1256 से 1779। तो दोस्तों चलिए एक बार इसको फिर से रिकॉल करते हैं। कह रहा है कि प्रांतक प्रथम, ये किसका था? चोलवंश के शासक था। उसके बाद आया राजा प्रथम। उसके बाद राजेंद्र चोल प्रथम। उसके बाद राजा धीराज प्रथम और राजेंद्र द्वितीय, कुलोतुंग प्रथम और कुलोतुंग द्वितीय और राजेंद्र तृतीय। इसके बाद आया राजेंद्र तृतीय। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। कह रहा है कि तक कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने प्रांतक प्रथम को क्या किया? पराजित किया। इस युद्ध में प्रांतक प्रथम का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया। तो दोस्तों याद रखना है इस युद्ध को, तक्कोलम का युद्ध। कौन? तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय और किसके बीच हुआ था? परांतक प्रथम के को पराजित कर दिया था। इन दोनों के बीच में हुआ था। इसमें
प्रांतक प्रथम पराजित हो गया और उसका लड़का क्या हुआ, राजादित्य क्या हुआ, मारा गया। चलिए आगे आते हैं। कह रहा है कि राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महिम पंचम को भगाकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहन में क्या कर लिया, शरण ले ली। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, क्या नाम था उसका, राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था और वहां के जो राजा कौन था, महिम पंचम को हरा भागकर श्रीलंका को दक्षिण जिला रोहन पर क्या कर लिया, अपना शरण ले लिया है। दोस्तों आप लोग इसको याद रखिएगा। राजराज प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत, कौन, मुमड़ी चोल मंडलम, याद रखिएगा दोस्तों इसका नाम, मुमड़ी चोल मंडलम यानी राजधानी पोलन रुआ बनाया। कौन राजधानी क्या था, पोलन रुआ। चलिए दोस्तों इसको फिर से रिपीट करते हैं। कह रहा है कि राजराज प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुमड़ी चोल मंडलम, क्या नाम था, मुमड़ी चोल मंडलम यानी राजधानी पुल्लन रुआ बनाया। कौन बनाया, पुल्लन रुआ बनाया। राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर का निर्माण करवाया। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि तंजौर में राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो राजराज प्रथम करवाया था। ये दोस्तों याद रखिएगा लोग कि राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो राजराज प्रथम करवाया था। क्वेश्चन बार बार पूछता है, या ये भी पूछ सकता है कि राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कहाँ हुआ है, तो तंजौर में हुआ। कहाँ पे, तंजौर में। चलिए आगे आते हैं। कह रहा है चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल के पाल शासक महिपाल, कौन, बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड, याद रखिएगा लोग, गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम के निकट चोलंगम, याद रखिएगा लोग, चोलगंगम नामक विशाल तालाब की निर्माण करवाया। तालाब का क्या क्या निर्माण करवाया। चलिए दोस्तों इसको फिर से समझते हैं कि चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ और इसी ने बंगाल के पाल शासक महिपाल को क्या किया, पराजित किया। और इसी के द्वारा राजेंद्र प्रथम ने क्या किया, एक उपाधि लिया गया था जिसका नाम था गंगैकोंड चोल। गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण किया और नवीन राजधानी कहाँ बनाया, तो गंगैकोंड चोलपुरम, गंगैकोंड चोलपुरम के निकट चोलगंगम, कौन, चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया और राजधानी भी बनाया और इसी के तालाबों के निकट अपना राजधानी बनाया। तो दोस्तों याद रखिएगा लोग, सबसे ज्यादा चोल साम्राज्य का विस्तार राजेंद्र प्रथम के समय में, और यही राजेंद्र प्रथम बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं। 11वीं शताब्दी के आरंभ में राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया और इस मंदिर में उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से भर दिया गया था, जिनमें सम्मिलित थी चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति और दुर्गा की कई मूर्तियां, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी की मूर्ति, कलिंग से प्राप्त एक भैरव और भैरवी की एक प्रतिमा और बंगाल से पाल शासक से प्राप्त काली की मूर्ति थी। चलिए दोस्तों इसको फिर से समझते हैं कि कह रहा है कि 11वीं शताब्दी के राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में क्या किया, शिव मंदिर का निर्माण करवाया और क्या किया, इसके शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमा, मतलब जो भी आपको चोल वंश के शासक थे वो अलग अलग जगह से क्या किए थे, प्रतिमाओं को प्राप्त किए थे। उसमें क्या था, कह रहा है कि चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति, दुर्गा की कई मूर्तियां, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त नंदी की मूर्ति और कलिंग से प्राप्त भैरव और भैरवी की एक प्रतिमा और बंगाल से पाल शासक से प्राप्त काली की मूर्ति थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं।
चोल काल के भूमि के प्रकार, जो चोल काल के भूमि के प्रकार क्या कहते हैं उसको भी हम लोग समझते हैं कि किस भूमि को क्या कहा जाता था। तो कह रहा है कि गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, इसको याद रखिएगा लोग कि गैर गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को कहा जाता था वेल्लन वेल्लन वगाई। क्या बोला जाता था? वेल्लन वगाई। ये नाम याद रखिएगा लोग दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को चोल काल में क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मदेव कहा जाता था। ब्राह्मणों को उपहार दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? ब्रह्मदेव कहा जाता था चोल काल में। किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि को क्या कहा जाता था? तो शालाभोग कहा जाता था। क्या? शालाभोग कहा जाता था। और मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? तो देवदान, यानी देवी देवताओं के लिए दिया गया भूमि, यानी देवदान या तिरुनम तिरुनम टक्कनी तिरुनम टक्कनी कहा जाता था। और जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि को पल्ली चंदम, क्या नाम था उसका? पल्ली चंदम कहा गया है। दोस्तों चलिए इसको फिर से रिपीट करते हैं। कह रहा है कि ये पूछा हुआ है कि गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को क्या कहा जाता था? तो विलन वगई कहा जाता था। विलन वगई कहा जाता था। क्वेश्चन पूछा हुआ है। ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहा जाता था। और किसी विद्यालय में रख रखाव के लिए तो शाला भोग। और बोलेगा मंदिर उपहार में दी गया था। मंदिर के उपहार में दी गई तो मंदिर में कौन रहते हैं? देवी देवता रहते थे। देवदान या तिरुना टक्कनी कहा जाता था। जैन संस्थाओं को दान में दी गई पल्ली पल्ली चचंदम कहा गया है। और आगे आता है, नोट में लिखा हुआ है कि गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम के का समकालीन था। तो याद रखिएगा लोग, महमूद गजनी सुल्तान सुल्तान गजनी का सुल्तान महमूद गजनी राजेंद्र प्रथम के समकालीन था। यह क्वेश्चन पूछ चुका है कि महमूद गजनी किसके समकालीन था? तो राजेंद्र प्रथम के समकालीन था। किसके? राजेंद्र प्रथम के समकालीन था। राजेंद्र द्वितीय ने पर केसरी की एवं वीर राजेंद्र ने राज केसरी की उपाधि धारण की। और चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र तृतीय था। कौन था? राजेंद्र तृतीय। तो दोस्तों हम लोग ऊपर पढ़े थे कि नर केसरी का उपाधि जो चोल वंश के संस्थापक था विजयालय वही लिया था। और बोलेगा कि पर केसरी तो राजेंद्र द्वितीय ने लिया था पर केसरी का उपाधि। और बोलेगा राज केसरी तो वीर राजेंद्र ने लिया था उपाधि राज केसरी का। और चोल वंश का अंतिम शासक कौन हुआ या अंतिम राजा? तो राजेंद्र तृतीय हुआ। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है तो आप लोग याद रखिएगा कि चोल वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? तो राजेंद्र तृतीय। तीन गो चीज क्लियर करते हैं दोस्तों। पहला कि नर केसरी का उपाधि किसने धारण किया? तो विजयालय किया था जो चोल वंश के संस्थापक था। और पर केसरी का बात बोलेगा था राजेंद्र द्वितीय। और वही बोलेगा राज केसरी का तो वीर राजेंद्र ने इसका उपाधि धारण किया था। और अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र तृतीय था चोल वंश का अंतिम राजा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे आते हैं। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच में शांति स्थापित करने में गोवा के कदम्ब शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच में शांति स्थापित करने के लिए गोवा के कदम शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी शांति स्थापित करने के लिए। किसके किसके बीच में? चोल और चालुक्य के बीच में शांति स्थापित करने के लिए गोवा का कौन शासक था? तो कदम शासक जो था वो जयकेश प्रथम ने क्या किया था? भूमिका निभाया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा लोग ये सब चीजें। तमिल साहित्य के त्रिरत्न कवि, याद रखिएगा दोस्तों, ये त्रिरत्न कवि के बारे में पूछ रहा है। इसको भी हम लोग पढ़ते हैं। कौन कौन था? पहला कंबन, दूसरा उसके बाद दूसरा कौन था? ओटक कुट्टन ओटक कुट्टन। और तीसरा कौन था? पुल्लेदी नलवेलना पुल्लेदी नलवेलना। चलिए हम इसको समझते हैं। कह रहा है कि तमिल साहित्य के त्रिरत्न कौन कौन है? कंदम रामायण की रचना की कौन? कंबन ने। कंब रामायण की रचना किसने की? तो कंबन ने। चोल राजाओं की प्रशंसा में काव्य लिखे कौन? ओटक कुट्टन ने। उसके बाद इनकी कह रहा है कि पुल्लेदिन नलवेलना इनकी रचना है
यह ग्रंथ नैतिक शिक्षा, सदाचार और जीवन के आदर्शों पर आधारित है। तमिल साहित्य के त्रिरत्न कवि चोल वंश के राजाओं के दरबार में रहते थे। तो कह रहा है क्या, आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, त्रिरत्न कवि चोल वंश के राजाओं के दरबार में रहते थे। तो त्रिरत्न कवि कौन कौन थे? तो कंबन थे, ओट्टाकुट्टन थे, और पुलगेंदी यानी नर वेलना, उनकी रचना है। तीन थे, कौन कौन? पुलनेंदी थे। कौन कौन थे? पहले दोस्तों याद रखिएगा लोग, फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं। पहला था कौन? तो कंबन, दूसरा ओट्टाकुट्टन, और तीसरा कौन था? पुलनेंदी। और इन्हीं का पुलनेंदी का एक रचना है नन नल वेलना। इसकी रचना में ये ग्रंथ नैतिक शिक्षा, सदाचार, जीवन आदर्शों पर बात करते हैं। यही तमिल साहित्य के त्रिरत्न कवि चोल राजाओं के दरबार में रहते थे। यही त्रिरत्न कवि हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं। ये था, देखिए, ये जो था वो तमिल साहित्य के त्रिरत्न थे। तेलुगु साहित्य के त्रिरत्न को हम लोग समझते हैं। दोस्तों यहाँ बहुत कंफ्यूजन है, इसको एकदम क्लियर रखना है। तेलुगु साहित्य के त्रिरत्न कौन कौन थे? तो ये कौन है? नन्याय। कौन थे? नन्याय। और दूसरा कौन था? टिक्कन। और तीसरा कौन था? एरा परगड्डा। याद रखिएगा लोग दोस्तों, तीसरा कौन था? एरा परगड्डा। याद रखना है दोस्तों। तो तीन ये तेलुगु साहित्य थे। एन टी ए। एनटीए एग्जाम लेता है यूजीसी नेट का, वही एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसको बोलते हैं। तो वही एक ट्रिक लगा लीजिए, एनटीए। ठीक है, वो तेलुगु, टी से तेलुगु, लास्ट में टी, बीच में टी है। तेलुगु साहित्य के त्रिरत्न कवि हैं एनटीए, नन्यन, टिक्कन और एरगा प्रगड्डा। ठीक है दोस्तों, ये तीनों मिलकर संस्कृत महाभारत को तेलुगु में अनुवाद किया। ये संस्कृत महाभारत को तेलुगु में अनुवाद किया। और ये तीनों कवि काकतीय वंश के दरबार में रहते थे। ये तीनों कवि किसके दरबार में रहते थे? तो काकतीय वंश के दरबार में रहते थे। दोस्तों एकदम याद रखना है। तो क्वेश्चन पूछेगा तेलुगु साहित्य का त्रिरत्न, तो नाम याद रखने का नन्यन, टिक्कन और एरगा प्रगड्डा। ये एनटीए याद रखना है, एनटीए। ठीक है, ये तीनों मिलकर संस्कृत महाभारत का तेलुगु में अनुवाद किया। ये तीनों कवि काकतीय वंश के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? काकतीय वंश के दरबार में। अब आगे आते हैं कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कवि। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कवि, कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कवि के बारे में हम लोग आते हैं। कौन था? पहला पंपा था, अपुण्य था और रण्य था। इन तीनों को हम लोग समझते हैं। ये कन्नड़, पीपीआर याद रखिएगा लोग दोस्तों, पी पी आर, पीपीआर, पंपा, पुन और रन। चलिए दोस्तों समझते हैं, ये कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कवि हैं। इनकी रचना है आदि पुराण। कह रहा है कि पंपा, इनकी रचना है आदि पुराण, प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभ देव का जीवन चरित्र और विक्रमार्जुन विजय। कौन? विक्रमार्जुन विजय महाभारत की कथा पर आधारित है। तो पंपा की रचना कौन कौन है? आदि पुराण है, ये प्रथम जैन तीर्थकर जो थे ऋषभ देव, उन्हीं जीवन पर आधारित है। और बोलेगा विक्रमार्जुन विजय किस पे? तब महाभारत की कथा पर आधारित है। महाभारत की कथा पे आधारित है। ये किसने लिखा है? तो पंपा ने लिखा है। पुण्य, इनकी रचना शांति पुराण, निराक्षर माला, भुवनेकाराम भुवनेकारामा रामाभुदय। ठीक है, ये किनकी रचना है? पुण्य की रचना है। तीन रचना कौन कौन है? तो शांति पुराण है, निराक्षर माला है, और उसके बाद से भुवनेकारामा उदय है। कौन है? और रण, इनकी रचना कौन कौन है? इसको भी हम लोग पढ़ते हैं। तो अजित पुराण है, गद्दा युद्ध यानी भीम की वीरता की वर्णन किया गया है। तो कौन कौन दो है? तो अजित पुराण है और गद्दा पुराण है। किनका रचना है? तो रण्य की रचना है। तो दोस्तों इसको भी याद आप लोग रखना है कि कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न पंपा, पुण्य, रण, और इनके जो पुस्तक है उसको भी याद रखना है कि बोलेगा कि आदि पुराण किसने लिखा है? तो पंपा ने लिखा है। विक्रमार्जुन विजय तो महाभारत की कथा पर आधारित है, इसी भी पंपा ने लिखा है। उसके बाद शांति पुराण या जिनाक्षर माला, कौन? जिना
जिनाक्षर माला या भुवनेकारामा उदय, ये सब किसने? था पुण्य ने। और अजीत पुराण या गधा युद्ध यानी भीम की वीरता का वर्णन इसमें गधा युद्ध में दिया गया, सब किसने लिखा है? तो रण्य ने लिखा है। आगे आते हैं दोस्तों। करा क्या? पंपा, पुण्य एवं रन तीनों जैन कवि थे। कौन थे? पंपा, पुण्य और रन तीनों जैन कवि थे। ये तीनों मुख्य रूप से पश्चिमी चालुक्य राजवंश के दरबार में रहते थे। विशेष रूप से महाकवि पंप राजा अरिश सिंह द्वितीय 941 ईस्वी के दरबारी कवि थे। तो दोस्तों याद रखना है कि ये जो कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न हैं, पंपा, पुण्य और पंपा पंपा, पुण्य और अन्य तीनों जैन कवि थे। जिन्हों जैन कवि थे और तीनों मुख्य रूप से पश्चिमी चालुक्य के राज दरबार में रहते थे। याद रखना दोस्तों। और महाकवि पंप राजा हरि सिंह द्वितीय के दरबार में रहता था। किसके दरबार में? हरि सिंह द्वितीय के दरबार में। विक्रमचोल अभाव, विक्रमचोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। दोस्तों याद रखना है इसका नाम। कह रहा है, पूछेगा कि कौन सा कौन सा चोल शासक था जो अभाव में अकाल से ग्रस्त गरीबों को जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का निर्माण करवाया? तो उसका नाम था विक्रम चोल। विक्रम चोल क्या करता है? अभाव में या अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। कौन? विक्रम चोल। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। कुलोत्तुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज यानी विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजनाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसने निरुपति के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठित किया यानी स्थापित किया। ठीक है दोस्तों, तो इसको फिर से हम रिपीट करते हैं। कह रहा है कुलोत्तुंग द्वितीय ने क्या किया? चिदम्बर मंदिर में स्थित गोपीराज विष्णु मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। क्वेश्चन भी पूछता है कौन? तो कुलोत्तुंग द्वितीय ने। ठीक है। कालांतर में वैष्णव आचार्य, कौन? वैष्णव आचार्य जो रामानुजनाचार्य के उपयुक्त मूर्ति पुनरुद्धार किया गया, उसे निरुपति के मंदिर का भी प्राण प्रतिष्ठित किया। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंद्रम, याद रखिएगा दोस्तों, निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को पेरुंद्रम और सेरुंद्रम। उच्च अधिकारी को क्या कहा गया? तो पेरुंद्रम। और नीच अधिकारी पदाधिकारी को क्या किया गया? तो सेरुंद्रम। दोस्तों याद रखिएगा लोग, चोल प्रशासन विभाग में जो उच्च पदाधिकारी था उसको पुरंद्रम और निम्न पदाधिकारी उसे था जो सेरुंद्रन कहा गया था। लेखों में राजा को परामर्श देने वाले कुछ उच्च अधिकारी के समूह को उड्डन कुट्टम, याद रखिए लोग, कहा गया है, जिसका अर्थ था सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। सम्राट के निकट संपर्क में अधिकारियों का एक संगठित विभाग था जिसे औले कहते थे। इसको दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राजा को परामर्श देने वाले कुछ उच्च अधिकारियों के समूह को क्या कहा गया है? तो उड्डन कुट्टम कहा गया है। उड्डन कुट्टम कहा गया है। और सदा राजा के पास रहने वाले अधिकारी सम्राट के निकट संपर्क में अधिकारियों का संगठित विभाग था जिसे क्या बोलते थे? औले कहते थे। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 मंडलों में प्रांतों में विभक्त था। मंडलम कोट्टम में और कोट्टम नाडु में और नाडु कुरुमु में विभक्त था। तो दोस्तों याद रखिएगा लोग, चोल साम्राज्य जो था 6 मंडलों में यानी प्रांतों में विभक्त था। मंडलम को कोट्टम और कोट्टम को नांडू और नांडू को कई कुरुमों में विभक्त किया गया था। तो दोस्तों याद रखना है इसको, सीक्वेंस को। 6 मंडल यानी प्रांतों में विभक्त था। मंडलों में इसका मंडलम जो था उसको कोट्टम और कोट्टम को नाडु और नाडु से कई कुरुमों को विभक्त किया गया था। नाडु के स्थानीय सभा को नाटूर और नर की स्थापीय सभा को नगरतार कहा गया है। दोस्तों इसे याद रखिएगा लोग, नाडु की स्थानीय सभा को नाटूर और नगर की स्थानीय सभा को नगरतार, उसी के नाम पे यह याद हो जाएगा, नगरतार कहा गया था।
बेलाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भू स्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में क्या किया गया था, मुवेद वेलन यानी 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाला वेलन या किसान या बोलेगा और ईआर प्रधान जैसी उपाधियां दी। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। चलिए दोस्तों, इस लाइन को फिर से समझते हैं। वेलाल जाति, याद रखना है इस जाति को, वेलाल जाति धनी किसानों को केंद्रीय सरकार के देख रेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा क्या करते थे, नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई जो भूमि स्वामित्व को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में क्या बोला, मुवेद वेलन मुवेद वेलन यानी 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान और ईआर प्रधान जैसी उपाधियां उन्हें दी गई थी केंद्र की तरफ से, जो 3 पीढ़ी 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी। ये क्वेश्चन बीपीएससी या हर एक एग्जाम ये पूछा हुआ कि स्थानीय स्वशासन किसकी मुख्य विशेषता थी, तो चोल साम्राज्य की मुख्य विशेषता थी। किसकी? चोल साम्राज्य की मुख्य विशेषता थी। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, स्थानीय स्वशासन किसकी विशेषता? चोल साम्राज्य की प्रमुख विशेषता थी। उर सौर साधारण लोगों की समिति थी, जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए या तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु यानी गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। उर जो था उस समय समझिए चोल शासन में ये सर्वसाधारण लोगों की समिति थी। ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि उर क्या थी, तो सर्वसाधारण लोगों की समिति थी जिसका काम काज होता था तालाबों या बगीचों के निर्माण या गांवों की भूमि का अधिग्रहण करना। उर का यही काम था। सभा या महासभा, सभा या महासभा यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण वस्तुओं की सभा थी, जिसका सदस्यों को पेरुमलकल पेरुमकल्लम पेरुमकल पेरुमकलम मकल तो सूत्र नाम कभी कभी पढ़ते पढ़ते जबान लटपटा जाता है, तो आप लोग याद रखिए। जिस कह रहा है कि सभा या महासभा यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मणों, दोस्तों चलिए इसको फिर से रिपीट करते हैं। कह रहा है कि सभा या महासभा जिसको बोलते थे, यह अग्रहारों या ब्राह्मणों की बस्ती थी। सभा जिसमें सदस्यों को पेरुमकल कहा जाता था, पेरुमकल कहा जाता था। यह सभा वरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव के मंदिर के निकट, वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। स्थानीय की सभा को नगरम, याद रखना है दोस्तों, आप व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। तो क्वेश्चन पूछ दिया कि चोल समय में जो स्थानीय व्यापारियों की सभा को क्या बोलते थे, तो नगरम बोला जाता था। क्या बोला जाता था? नगरम। चोल काल में भूमि रा उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। ये क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों बार बार कि चोल साम्राज्य में पूछेगा, चोल साम्राज्य में भूमि का उपज का कितना भाग, तो 1/3 भाग, 1/3 भाग। आप लोग इसको याद रखना है कि 1/3 भाग चोल साम्राज्य में। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी या कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहते हैं। कह रहा है कि गांव के कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें क्या बोलते थे? मध्यस्थ कहते थे। क्या कहते थे? मध्यस्थ कहते थे। केंद्रीय विभाग की ओर से स्थानीय अधिकारियों का निरीक्षण और नियंत्रण करने के लिए कानी नामक अधिकारी होते थे। कह रहा केंद्रीय विभाग की ओर से स्थानीय अधिकारियों का निरीक्षण, स्थानीय अधिकारियों का निरीक्षण कौन करता था? उसको क्या बोलते थे? तो उसको बोलते हैं कनकानी नामक अधिकारी होते थे। कौन होते थे? कनकानी नामक अधिकारी होते थे, जो केंद्र के द्वारा बहाल होते थे, जो स्थानीय अधिकारियों को निरीक्षण करते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं। कह रहा है कि उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता, कौन? उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता कह रहा है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि उत्तर मेरूर अभिलेख, कौन? उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता, सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से बुरा वसूला जाता था, जो सभा में सम्मिलित होने वाले हों।
सभा के सदस्य कौन कौन हो सकते थे? तो वैसे लोग हो सकते थे जो सभा के सदस्य के लिए इच्छुक लोगों की ऐसी भूमि स्वामी होनी जहाँ भूमि भूमि राजस्व का वसूला जाता था। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। ये दोस्तों याद रखिएगा, लोग 35 से 70 के बीच, ये अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो फिर आंसर नहीं हो पाएगा। 35 से 70 वर्ष यानी 35 से 70 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा हो तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। जिनमें अपने अगले आते हैं 7 नंबर, क्या दिया है? जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। यानी इसका सदस्य बनने के लिए कह रहा है कि उत्तर मेरूर अभिलेख में कि सभा का सदस्य बनने के लिए ये प्रावधान था, ये अगर रहेगा वही लोग क्या बन पाएंगे, सभा के सदस्य बन पाते हैं। चलिए दोस्तों एक बार इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों की ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भूरा वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा हो तो वो किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। और अगला, जिनने अपने या अपने से संबंधित खाते जमा नहीं किए हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। चलिए दोस्तों फिर आगे आते हैं। कह रहा है क्या? ब्राह्मणों को दी गई भूमि कमर कर मुक्त, यानी ब्राह्मणों को दी गई भूमि कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहलाती है। क्या कहलाती है? तो ब्रह्मदेव कहलाती है। चलिए इसको फिर से समझते हैं कि ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहलाती थी। तो दोस्तों याद रखना है कि ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि, ऐसा भूमि जिसपे कोई कर नहीं लगता था, कर मुक्त था, उसकी भूमि को चतुर्वेदी मंगलम भूमि कहा जाता था। और दान में दी गई भूमि को क्या बोलते हैं? तो ब्रह्मदेव भूमि कहलाती थी। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाती सेना। क्या था? चोल सेना का सबसे संगठित अंग क्या था? तो ये पदाती सेना था। चोल काल में कंजलू, नाम याद रखिएगा लोग दोस्तों। चोल काल में कन 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 कलजू, ठीक है, कलजू सोने के सिक्के थे, याद रखना है। क्या थे? कलजू थे। कलजू जो सोने के सिक्के थे, क्या थे? सोने के सिक्के। तो चोल काल में कलजू जो सोने के सिक्के थे, क्या थे? सोने के सिक्के थे। तमिल कवियों में जय नगोंदर, याद रखना इनका नाम, जय नगोंदर प्रसिद्ध कवि था जो कुलोत्तुंग कुलोत्तुंग प्रथम का राज्य कवि था, जिसकी रचना है कलितुंग कलितुंग पनी। क्या नाम है इसका? कौन सी रचना किया है? तो कलिंग 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 तुंपनी इस रचना किया है। तो दोस्तों याद रखना है, तमिल कवियों में जय नगोंदर प्रसिद्ध कवि था जो कलुंग कलुंगतुंग प्रथम के राज कवि था। उसकी रचना कौन थी? तो कलिंग तुपनी था। कौन था? कलिंग तुपनी था। कंबन ने तमिल रामायण, कौन? ईरा मावरा ईरा मावताराम रम, क्या नाम है? ई रामावतारम, सॉरी दोस्तों, ई रामावतारम, ई रामा अवतारम। तो कंबन के तमिल रामायण ई रामा अवतारम की रचना कुलुंग कुलुंगतुंग तृतीय के शासनकाल में हुआ था। तो दोस्तों याद रखना है कि कंबन ने तमिल रामायण लिखा है। कौन लिखा है? तो कंबन ने तमिल रामायण लिखा है, जिसका नाम क्या है? ई रामावतारम। वो किसके समय में रचा गया था? तो कुलुंगतुंग तृतीय के काल में ये रचा गया है। कह रहा कि पर्सी ब्राउन ने, कौन? पर्सी ब्राउन ने तंजौर के विदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निशक 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 माना है, निकस निकस माना है।
चोल कालीन नटराज प्रतिमाओं को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। नटराज प्रतिमा में शिव को उनकी दाहिने टांग पर संतुलित रूप से खड़े हुए और उसी टांग के पंजे से अज्ञात या विस्मृति के दैत्य अपशमार को दबाते हुए दिखाया गया है। साथ ही शिव भुजंगत्रा शीत की स्थिति में अपनी बाईं टांग उठाए हुए हैं, जो तिरोभाव यानी भक्त के मन में माया या भ्रम का पर्दा हटा देने का घोतक है। चलिए दोस्तों, इसको फिर से समझते हैं। कह कि पर्सी ब्राउन ने तांजौर, नाम याद रखना इनका दोस्तों, पर्सी ब्राउन ने तांजौर के विदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला निशक माना है। क्या माना है? भारतीय वास्तुकला का निशक माना है। कौन माना? तो याद रख ले, पर्सी ब्राउन माना है, जो तांजौर के विदेश्वर मंदिर है। वो जो चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का संस्कृत सार या निचोड़ कहा है, और जो चोलकालीन नटराज प्रतिमा है उसको क्या पर्सी बोलता है? ये सांस्कृतिक सार या निचोड़ का है। नटराज प्रतिमा शिव को उनकी दाहिने टांग पर संतुलित रूप से खड़े हुए दिखाया गया है, और कह रहा है कि टांग के पंजे के अज्ञात या विस्मृति के दैत्य अपशमार को दबाते हुए क्या किया गया है? दिखाया गया है। तो कह रहा है कि पर्दा हटा देने को घोतक क्या है? उनकी मन से माया या भ्रम का पर्दा हटा देने का घोतक कहा गया। उनकी चारों भुजाएं बाहर की ओर फैली हुई है और मुख दाहिना हाथ अभय हस्त की मुद्रा में है। याद रखिएगा लोग दोस्तों, दाहिना जो हाथ है वो अभय हस्त की मुद्रा में है। उनका ऊपरी दायां हाथ डमरू, जो उनका प्रियवाद है, डमरू पकड़े हुए तालबद्ध ध्वनि उत्पन्न करता हुआ दिखाया गया है। ऊपरी बायां दो हस्त मुद्रा में दाहिने हाथ के अभ्यस्त मुद्रा में जुड़ा हुआ है। उनकी जटाएं दोनों ओर छिटकी हुई है और उस वृत्ताकार ज्वाला को छू रही है जो नित्य रत्न संपूर्ण आकृति को घेरे हुआ है। शिव को भारत में नित्य कला का अधिष्ठाता देवता भी माना गया है। दोस्तों याद रखिएगा लोग, शिव को भारत में नित्य कला का अधिष्ठाता देवता भी माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। कह रहा है कि चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। जो चोल कांस्य प्रतिमाएं है, ठीक है, वो संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। कांस्य प्रतिमाएं बनने की कला के संरक्षण के रूप में चोल वंशीय विधवा महारानी शिवयान महादेवी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो दोस्तों याद रखना है कि कह रहा है कांस्य प्रतिमा बनने की कला संरक्षण के रूप में चोल वंशीय विधवा महारानी शिवयान महादेवी का विशेष रूप से उल्लेखनीय है। शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। तो याद रखना है दोस्तों कि शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के क्या थे? गुरु थे। शैव संत थे ईशान शिव, किसके गुरु थे? राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। चोल काल 10वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन था? कावेरीपट्टनम था। तो दोस्तों याद रखना है इस बंदरगाह को कि कावेरीपट्टनम चोल काल का 10वीं शताब्दी में सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। कावेरीपट्टनम चोल काल का 10वीं शताब्दी में सबसे महत्वपूर्ण क्या था? बंदरगाह था। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था, तनियर कहलाता था। क्या बोलता था? तनियर कहलाता था। एक बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित होता था उसको क्या बोलते थे? तनियर कहलाता था वो। उत्तर मेरू जो अभिलेख था, याद है शिलालेख? उत्तर मेरूर शिलालेख में जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है, उपरांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। किसका? प्रांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। चोलों की राजधानी कालाक्रम के अनुसार थी उरैयूर, तंजौर, गंगकोंड और चोलपुरम एवं कांची। कह रहा है चोलों की राजधानी थी। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि चोलों की राजधानी। दोस्तों याद रखना है, चोलों की राजधानी का क्रम पूछता है। तो पहले कौन था? उरैयूर था, तब तंजौर था, तब गंगेकोंड, उसके बाद चोलपुरम और लास्ट में कांची थी। कालक्रम के अनुसार ऐसे थी, लास्ट में कांची थी। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है चोल काल में सड़कों की देखरेख वागान समिति करती थी। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसी से आंसर नहीं होता। वागान मतलब दूसरा ही लोग समझ देता है। इसकी चोल काल में
सड़कों को देख रेख के लिए बगान समिति थी। बगान, बगीचा वाला बगान मत मत समझ लीजिएगा लोग, इस सड़कों की देख रेख करता था बगान समिति करती थी। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था। कह रहा है कि चोल काल में आम वस्तु का आदान प्रदान का आधार क्या था? धान था। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह निम्न थे। कौन थे? वलंजियार, वलंजियार था, नाना दैसी था, एवं मणिग्रामम, मणिग्रामम थे। ठीक है दोस्तों, चोल काल में विशाल व्यापारी समूह निम्न थे। वलंजियार था, नाना दैसी था और मणिग्रामम थे। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा लोग इस चीज को आप लोग। चलिए आगे आते हैं। चोल राजवंश का प्रतीक बाघ था। याद रखना दोस्तों, चोल राजवंश का कौन था? चोल राजवंश का प्रतीक बाघ था। विष्णु के उपासक अलवार और शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे। चोल शासकों में एक सशक्त नौसेना का निर्माण किया, जिससे बंगाल की खाड़ी को चोल झील कहा जाने लगा। चोल शासकों ने एक सशक्त नौसेना का निर्माण किया था। नौसेना का कौन? नौसेना का तो चोल शासक ने, और जिसमें बंगाल की खाड़ी में चोल झील कहा जाने लगा। याद रखना दोस्तों, बंगाल की खाड़ी को चोल झील कहा जाने लगा। एक चीज, चोल राजवंश का प्रतीक बाघ थे, क्वेश्चन पूछ चुका। और विष्णु के उपासक अलवार थे और शिव के उपासक नयनार संत थे। ये क्वेश्चन जितना आसान लगता है एग्जाम में आता है तो कंफ्यूजन बहुत रहता है। तो विष्णु तो अलवार और शिव नयनार, शिव के नैन से याद रखें नयनार, और विष्णु विष्णु अलवार। ठीक है दोस्तों, ऐसे याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं। अब चालुक्य वंश को हम लोग पढ़ेंगे। कौन वंश? चालुक्य वंश को। तो देखिए दोस्तों, चालुक्य वंश में तीन वंश है। जैसे चालुक्य वंश में कल्याणी है, एक चालुक्य वंश में वतापी या बदामी है, और एक चालुक्य वंश में वेंगी है। तो उसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग चालुक्य वंश पहले कल्याणी को पढ़ते हैं। किसको? कल्याणी को। ठीक है दोस्तों, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप तृतीय ने किया था। तैलप द्वितीय ने की थी। इसकी राजधानी मान्यखेड़ थी। तो दोस्तों याद रखना है, कल्याणी की राजधानी कहाँ थी? तो मान्यखेड़ थी। चलिए दोस्तों, इसको याद रखना है कि कल्याणी के यानी चालुक्य वंश के कल्याणी के संस्थापक कौन था? तैलप द्वितीय था, और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो मान्यखेड़ थी। चालुक्य वंश यानी कल्याणी वंश का प्रमुख शासक कौन कौन हुआ? तैलप प्रथम हुआ, तैलप द्वितीय हुआ, ठीक है, विक्रमादित्य हुआ, जयसिंह हुआ, सोमेश्वर हुआ, सोमेश्वर द्वितीय हुआ, विक्रमादित्य सिक्स हुआ, और सोमेश्वर तृतीय हुआ, तैलप तृतीय हुआ। ये सब किसके? चालुक्य वंश के कल्याणी के ये सब शासक थे। सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेड़ से राजधानी हटाकर कल्याणी यानी कर्नाटक को बनाया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य सिक्स हुआ था। ठीक है दोस्तों, आप लोग याद रखना है दोस्तों। कह रहा है कि सोमेश्वर प्रथम ने, कौन? सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेड़ से राजधानी कहाँ ला दिया? कल्याणी ला दिया। कल्याणी कर्नाटक में बनाया गया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? विक्रमादित्य सिक्स था। कह रहा है कि बिलेहन गिनासवर विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में रहते थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिलेहन और विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में रहते थे। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, विक्रमादित्य छठा के दरबार में रहते थे। कौन? बिल्हन और विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ याज्ञवल्क्य की स्मृति पर व्याख्या नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर ने किया था। दोस्तों याद रखना है कि मिताक्षरा किसका लिखा हुआ है? तब विज्ञानेश्वर का। बार बार क्वेश्चन पूछता है कि मिताक्षरा किसके द्वारा लिखा गया है? तो विज्ञानेश्वर। ये कह रहा है कि हिंदू विधि ग्रंथ है जो याज्ञवल्क्य की स्मृति पर आधारित है। किस पे आधारित है? याज्ञवल्क्य की स्मृति पे आधारित है। अब आते हैं विक्रमांक देव चरित्र। याद रखिएगा दोस्तों, यही जो बिलहन हम लोग पढ़े हैं कि विक्रमांक देव चरित्र की रचना बिलहन ने किया था, और इसमें विक्रमादित्य सिक्स
के जीवन पर प्रकाश डाला है। तो आप हम लोग ऊपर ही पढ़े हैं कि विक्रमादित्य के दरबार में विज्ञानेश्वरम और बिल्हन रहते थे। वहीं बिल्हन के द्वारा विक्रमादेव चरित्र लिखा गया है, जो विक्रमादित्य 6 की जीवन पर क्या करता है, प्रकाश डालता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं। अब आगे क्या, अब चालुक्य वंश का वतापी या बदामी, वतापी या बदामी वंश को पढ़ते हैं। हम बोले ना इसमें 3 था, चलिए उसको आगे पढ़ते हैं। चालुक्य का वतापी या बदामी, जय सिंह ने, अब नाम याद रखना है दोस्तों, जय सिंह ने वतापी के चालुक्य वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी वतापी यानी बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक कौन कौन थे, तो पुलकेशिन प्रथम थे, कृतिवर्मन प्रथम, मंगलेश था, पुलकेशिन द्वितीय था, विक्रमादित्य था, विनयादित्य है और विजयादित्य है। इनमें सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय हुआ। तो दोस्तों याद रखना है, चालुक्य वंश या वतापी या बदामी, जिसका स्थापना किसने करता था, जय सिंह करता है। कौन, जय सिंह करता है। और इसकी राजधानी कहाँ रहती है, तो इसकी राजधानी वतापी यानी बीजापुर के निकट रहती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं। वतापी के चालुक्यों को सामंत स्थिति से स्वतंत्र स्थापित में लाने वाला पहला शासक पुलकेशिन प्रथम था, इसलिए इसे भी चालुक्य राजवंश यानी वतापी का संस्थापक कहा जाता है। 543 से 44 में उसने वतापी के निकटवर्ती पहाड़ी के किलेबंदी करके दुर्ग का रूप में निर्माण किया और अश्वमेध यज्ञ करके अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। चलिए दोस्तों इसको फिर से समझते हैं। कह रहा है, वतापी के चालुक्यों को सामंत स्थिति से स्वतंत्र स्थिति में लाने के लिए, सामान्य स्थिति से या सामंत स्थिति से स्वतंत्र स्थिति में लाने का पहला श्रेय दिया जाता है पुलकेशिन प्रथम को। और इसे ही क्या किया था, चालुक्य का राजवंश यानी वतापी का संस्थापक भी कहा जाता है। इसे भी चालुक्य राजवंश का वतापी यानी का संस्थापक भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से स्थापित कर दिया, इसीलिए कहा जाता है इसको। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। वतापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन फर्स्ट को माना जाता है। वतापी का निर्माणकर्ता बोलेगा तो कीर्तिवर्मन फर्स्ट को माना जाता है। कीर्तिवर्मन प्रथम के द्वारा कोंकण विजय के फलस्वरूप गोवा का प्रमुख बंदरगाह चालुक्य साम्राज्य के अधीन आ गया था। दोस्तों याद रखना है कि वतापी का निर्माणकर्ता किसे, कीर्तिवर्मन को कहा जाता है, कीर्तिवर्मन फर्स्ट को। वतापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन फर्स्ट को माना जाता है और कीर्तिवर्मन प्रथम के द्वारा कोंकण विजय, कोंकण विजय के फलस्वरूप गोवा का प्रमुख बंदरगाह चालुक्य के साम्राज्य के अधीन आ गया। गोवा उन दिनों रेवती द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन दोस्तों याद रखिएगा कि किस समय में गोवा को रेवती द्वीप के नाम से जाना जाता है, या क्वेश्चन बोलेगा निम्नलिखित में से रेवती द्वीप के नाम से किसे जाना जाता था, तो गोवा को रेवती द्वीप के नाम से जाना जाता था। दोस्तों इसको एकदम याद रखिएगा आप लोग। रेवती द्वीप के रूप में किसे जाना जाता था, तो गोवा को जाना जाता था। किसको, गोवा को। ये चालुक्य वंश के समय इसको जाना जाता था। महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहुस्वर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न करवाया था। और जिनेन्द्र का मोगुती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में बनवाया गया था। चलिए दोस्तों इसको फिर से समझते हैं। कह है कि महाकूट स्तंभ लेख से, याद रखना है दोस्तों, किससे, महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय, कौन, पुलकेशिन द्वितीय बहुसुवर्ण एवं, याद रखिएगा लोग, कौन, बहुसुवर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न करवाया था। कौन, पुलकेशिन द्वितीय। किससे प्रमाणित होता है, तब महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है। और जिनेन्द्र का मेगुती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। कह रहा है कि जिनेन्द्र का मेगुती मंदिर कौन, पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर दक्षिणापतेश्वर, कौन, दक्षिणापतेश्वर यानी दक्षिण का स्वामी की उपाधि धारण किया था। इसे परमेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। तो दोस्तों याद रखिएगा लोग, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था।
कह रहा पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था, इसीलिए इसको दक्षिणापथ के स्वामी यानी दक्षिणापथेश्वर या परमेश्वर की उपाधि धारण किया था। इसीलिए दक्षिणापथ का स्वामी किसे कहा जाता था? पुलकेशिन द्वितीय को कहा जाता था। पुलकेशिन द्वितीय ने ईरान के शाह खुसरू टू के दरबार में राजदूत भेजा। बाद में संभवतः शाह खुसरू दू ने भी अपना राजदूत चालुक्य के सम्राट दरबार में भेजा था। तो याद रखना है दोस्तों कि पुलकेशिन द्वितीय ने इराक के शाह खुसरू के दरबार में अपना राजदूत भेजा था, और फिर क्या हुआ, शाह खुसरू द्वितीय भी अपने चालुक्य के दरबार में दूत भेजा था। लगभग 641 ईस्वी में चीनी यात्री हुएंग शांग पुलकेशिन द्वितीय के राज्य में गया। कौन? हुएंग शांग पुलकेशिन द्वितीय के राज्य में गया था 641 में, याद रखिएगा। हुएंग शांग कहाँ गया था? पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में 641 में गया था। पल्लव वंशी शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 में परास्त किया और उनकी राजधानी बदामी पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। संभवतः इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया। इसी विजय के बाद नरसिंहवर्मन ने वातापीकोंड की उपाधि धारण कर ली। कौन किया था? नरसिंहवर्मन ने वातापीकोंड की उपाधि धारण कर ली। चलिए दोस्तों, इसको फिर समझते हैं। कह रहा है कि पल्लव वंशी शासक नरसिंहवर्मन प्रथम, क्या नाम था उसका? नरसिंहवर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को क्या कर दिया? 642 में परास्त कर दिया, हरा दिया, और उसकी राजधानी बदामी पे अधिकार कर लिया। बदामी में क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। और इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय क्या हुआ? मारा गया। और इसी विजय के बाद नरसिंहवर्मन द्वितीय ने वातापीकोड की उपाधि धारण की। क्वेश्चन पूछता है कि वातापीकोड की उपाधि किसने धारण किया था? तो नरसिंहवर्मन प्रथम ने किया था। एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। दोस्तों बार बार ये क्वेश्चन पूछता है कि एहोल अभिलेख का संबंध किससे? तो पुलकेशिन द्वितीय से। और इसका दरबारी कवि रविकृति ने इसकी रचना किया था। कौन किया था? दरबारी कवि रविकृति ने इसका रचना किया था। हरिसेन का दरबारी रविकृति, ठीक है। एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। जो लेखक रविकृति, कौन? रविकृति, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे आते हैं। अजांता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया। कि अजांता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। तो याद रखना है दोस्तों कि अजांता के एक गुफा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को क्या किया गया है? दिखाया गया है। मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण किया था। शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण किया था। कौन? मालवा का जीतने के बाद विनयादित्य, याद रखना है दोस्तों, विनयादित्य ने शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण किया था। विक्रमादित्य द्वितीय ने शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। कह रहा है कि विक्रमादित्य टू ने शासनकाल में ही दक्कन में अरबों का आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजा पुलकेशी, कौन? विक्रमादित्य के भतीजा पुलकेशी ने किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य द्वितीय ने इसे अवनी जनाश्रय की उपाधि धारण किया था। चलिए दोस्तों, इसको फिर से समझते हैं। कह रहा है विक्रमादित्य दूसरे के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया था। तो क्वेश्चन पूछेगा किसके समय में दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया था? विक्रमादित्य द्वितीय के समय में दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजा, कौन? पुलकेशी ने किया था। विक्रमादित्य का भतीजा पुलकेशी ने किया था। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य ने इसे अवनी जनाश्रय की उपाधि दिया था। किसकी? वो अपने भतीजे को, पुलकेशी को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं। कह रहा है कि विक्रमादित्य टू की प्रथम पत्नी लोक महादेवी, क्या नाम था? लोक महादेवी ने पट्टडकल, कौन? पट्टडकल में विरूपाक्ष महादेव, कौन? विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी ने
त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाई। तो दोस्तों याद रखना है कि विक्रमादित्य की दो पत्नी हुई, एक का नाम था लोक महादेवी ने क्या किया, पट्टदकल में विरूपाक्ष महादेव की मंदिर का निर्माण करा। दूसरी पत्नी त्रिलोक्य देवी ने त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था। कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसे इसके सामंत दंती दुर्ग ने क्या कर दिया, दंती दुर्ग ने परास्त कर एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की और एहोल को मंदिरों का शहर को भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों इसको समझते हैं कि इस वंश का अंतिम राजा कौन था, कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसके सामंत जो था कौन, दंती दुर्ग, वो परास्त करके एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किया था। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन था, तो दंती दुर्ग था। ठीक है, और एहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। याद रखना है दोस्तों, एहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछता है, एहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। अब आते हैं चालुक्य में, हम लोग पढ़ेंगे कौन, बेंगी वंश। थोड़ा सा छोटा सा है, उसके बाद हम लोग फिर दंती दुर्ग वाला पर चल जाएंगे राष्ट्रकूट पे। कह रहा क्या, चालुक्य वंश या बेंगी। ठीक है, बेंगी बेंगी ने चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णु वर्मन था। इनकी राजधानी वेंगी आंध्र प्रदेश में थी। इस वंश में सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय था, जिसका सेनापति पंडरंग, क्या नाम था, पंडरंग था। तो दोस्तों याद रखना है कि चालुक्य वंश का जो वेंगी था, चालुक्य में तीसरा जो वेंगी चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। कौन था, एक क्वेश्चन पूछेगा तो मार देना आंसर, विष्णुवर्धन था। और उसकी राजधानी कहाँ थी, तो वेंगी थी आंध्र प्रदेश में। और इस वंश के सबसे प्रतापी राजा जो था विजयादित्य तृतीय था, जिसका सेनापति पंडरंग था। ठीक है, तो पंडरंग किसका सेनापति था, तो विजयादित्य का था। अब हम लोग जो पढ़े थे कि जो दंती दुर्ग ने परास्त कर नए वंश राष्ट्रकूट का स्थापना किया था, अब उसको हम लोग शुरुआत करते हैं कि इसके जो अंतिम राजा था कीर्तिवर्मन द्वितीय, उसको मार देता है दंती दुर्ग और क्या करता है, राष्ट्रकूट की स्थापना करता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अगला जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ते हैं हम लोग, चलिए राष्ट्रकूट को पढ़ते हैं। किसको, राष्ट्रकूट को। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग था, जो 752 ईस्वी था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। इनकी राजधानी मनकिरिया मान्यखेट, वर्तमान मालखेड़िया शोलापुर के निकट थी। चलिए दोस्तों इसको एक बार फिर से समझते हैं कि राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग था, 752 ईस्वी में किया था ये। शुरुआत में वो कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। चालुक्य राजाओं के अधीन थे राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट किसके अधीन थे, तो चालुक्य राजाओं के अधीन थे। इनकी राजधानी कहाँ थी, मनकिरिया मान्यखेट। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, जिस चीज को हम समझा रहे हैं उसको बार बार आप लोग ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था, तो दंती दुर्ग था। इसकी राजधानी कहाँ थी, तो मनकिरिया मान्यखेट थी। ये किसके अधीन थे, तो ये चालुक्य के अधीन थे। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक कौन कौन थे, तो कृष्ण प्रथम थे, ध्रुव था, गोविंद तृतीय था, अमोघ वर्ष था, कृष्ण द्वितीय था और इंद्र तृतीय या कृष्ण तृतीय थे। तो इस तरह भी क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन से राजा राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है, और नाम दे दिया जाता है और इसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष तृतीय, अमोघ वर्ष सॉरी, कृष्ण द्वितीय और इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय, सब किससे, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण, एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एक क्वेश्चन याद रखना है दोस्तों कि एलोरा एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कृष्ण प्रथम ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कौन, कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था, जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश, वत्स्य राज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। तो दोस्तों याद रखिएगा कि ध्रुव जो था, राष्ट्रकूट का वंश का शासक जो था ध्रुव, वो कह रहा है कि ये पहला कन्नौज पर अधिकार करने वाला पहला शासक था और त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश, वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल को क्या किया, पराजित किया। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है दोस्तों, इसको धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता है। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है, इसके नाम से जाना जाता है। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर
चक्रा युद्ध हुआ, उनके संरक्षक धर्मपाल और प्रतिहार वंश के शासक नागभट्टम टू को पराजित कर दिया। कह रहा है गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रा युद्ध हुआ, उनके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्टम द्वितीय को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। पल्लव, पांड्य, केरल व गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। कह रहा है कि पल्लव, पांड्य और केरल व गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया था। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। अमोघवर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। कौन था? अमोघवर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना किया था। दोस्तों याद रखना है, कविराज मार्ग की रचना किसने किया? तो ये अमोघवर्ष करता है। ये जैन धर्म का अनुयायी था और किस भाषा में? तो कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना अमोघवर्ष करता है, जो जैन धर्म का अनुयायी था। और आदि पुराण व विष्टि लक्षण, कौन? तो त्रिष्टि लक्षण महापुराण के रचनाकार जिनसेन और गणितासार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघवृत्ति के लेखक शक्यायना अमोघवर्ष के दरबार में रहते थे। चलिए दोस्तों, इसको फिर से समझते हैं। और अमोघवर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत कर लिया था। चलिए दोस्तों, इसको समझते हैं। क्वारा की अमोघवर्ष ने जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना किया था। कौन? अमोघवर्ष। अब करा कि आदि पुराण, त्रिष्टि लक्षण, महापुराण के रचनाकार जिनसेन थे। कौन थे? जिनसेन। याद रखना है, आदि पुराण और त्रिष्टि लक्षण महापुराण के रचनाकार कौन थे? तो जिनसेन थे। और गणितासार संग्रह के लेखक महावीराचार्य, कौन? तो गणितासार के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघवृत्ति के लेखक सत्कायना अमोघ के दरबार में रहते थे। कौन कौन रहते थे? तो ये सत्कायना रहते थे, उसके बाद से जिनसेन रहते थे, उसके बाद से अमोघवर्ष के दरबार में लोग क्या करते थे? रहते थे। अमोघवर्ष, याद रखिएगा लोग, अमोघवर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत कर लिया। जल समाधि का मतलब होता है कि अपने को जल में डुबोकर मार देना, वही जल समाधि ले लिया। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत कर लिया। कौन? अमोघवर्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि किस शासक ने अपने आप को जल समाधि लेकर मार दिया, तो कौन? अमोघवर्ष। इंद्र तृतीय के शासन काल में अरब निवासी अलमसूदी भारत आया। कौन? इंद्र तृतीय के शासन काल में अरब निवासी अलमूसी भारत आया। इसने तत्कालिक राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा था। तो क्वेश्चन पूछ देता है बार बार, किसने राष्ट्रकूट को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा था? तो अल मसूदी कहा था। कौन? अल मसूदी भारत आया किसके दरबार में? इंद्र तृतीय के शासन काल में आया था। इंद्र तृतीय के शासन काल में अल मसूदी आया और उसने ही राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक क्या किया? घोषित किया। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। राष्ट्रकूट का अंतिम महान शासक क्या था? कौन था? तो कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पुण्य रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। दोस्तों याद रखिएगा, शांति पुराण का रचना किसने करता है? तो ये पुण्य करता है। शांति पुराण का रचना कौन करता था? पुण्य। और यही राष्ट्रकूट के अंतिम शासक महान शासक कृष्णदेव, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्णदेव के दरबार में रहता था। जो कन्नड़ भाषा का हम पढ़े लोग, कन्नड़ में त्रिरत्न पढ़ ले, पुण्य, वही उसी का बात हो रहा है। जो पीछे पढ़े हैं लोग, वही शांति पुराण के रचना करता है। कौन? पुण्य। कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय। कौन? कल्याणी के चालुक्य थे तैलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर को हराकर राष्ट्रकूट राज पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश का नींव डाली। कह रहा है कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय ने
973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश का नींव डाल दी। दोस्तों याद रखना है ये चीजों को, ठीक है। और राष्ट्रकूट पर अधिकारी अपना कल्याणी चालुक्य वंश का नींव डाल दी। एलोरा एवं एलिफेंटा महाराष्ट्र में दोनों हैं। एलोरा एवं एलिफेंटा महाराष्ट्र के गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय हुआ था। ये क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछता है कि एलोरा या एलिफेंटा जो महाराष्ट्र में जो गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में हुआ था, किसके समय में हुआ था? राष्ट्रकूटों के समय में। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इनमें से 1 से 12 तक बौद्धों के लिए, 13 से 29 तक हिंदुओं के लिए और 30 से 34 तक जैनों के लिए गुफाएं हैं। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा है, संख्या 10 में है। इसमें एक चैत्य है, वहाँ 2 मंजिलों और 3 मंजिलों की गुफाएं भी है। दो थल तथा 3 थल नाम दिया गया है। एलोरा की गुफा 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। सॉरी दोस्तों, चलिए इसको फिर से समझते हैं। एलोरा और एलिफेंटा की गुफा कहाँ है? तब महाराष्ट्र में, पहला चीज। और बोलेगा गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एलोरा में 34 शैलकृत गुफा है। शैलकृत मतलब शैल पर बनाया गया कोई चित्र, ठीक है, पत्थर पे। इनमें से 1 से 12, दोस्तों याद रखना, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। 1 से 12 पहले बौद्धों को रखना है, 1 से 12 तक बौद्धों को, यानी 1 दर्जन तक बौद्धों को रखना है। फिर 13 से 29 तक हिंदुओं को रखना है और 30 से 34 तक जैनों की गुफाओं को रखना है। तो ऐसे याद हम लोग रखेंगे, 1 से 12 तक बौद्धों का, 13 से 29 तक का हिंदुओं का और 30 से 34 तक जैनों की गुफा है। बौद्ध गुफाओं का सबसे प्रसिद्ध, बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा, संख्या 10। कितना? 1 से 12 किसके बीच में? तो बौद्धों का है, जिसमें संख्या 10 में ये विश्वकर्मा गुफा सबसे प्रसिद्ध है। इनमें एक चैत्य भी है, वहाँ का लोग 2 मंजिले और 3 मंजिले गुफाएं भी है, जिन्हें 2 थल या 3 थल कहा जाता था। जो मंदिर है वो 2 थल या 3 थल कहा जाता है। एलोरा की गुफा 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। तो याद रखिएगा कि एलोरा की गुफा 15 में, 15 कौन आ गया? तो 13 से 29 के बीच में हिंदुओं का है। तो एलोरा की गुफा 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। आप लोग दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था। 1 से 12 12, 1 से 12 बौद्धों के लिए, 13 से 29 हिंदुओं के लिए, और उसके बाद फिर किसके लिए? उसके बाद से फिर जैनों के लिए 30 से 34। ठीक है दोस्तों, नोट में आते हैं। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। तो दोस्तों याद रखना है, अब इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल कि एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने किया था 17वीं शताब्दी में। ठीक है। राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव, शाक्त और संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों के को बसने पर तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दे रखी थी। जो राष्ट्रकूट थे वो शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदाय के साथ साथ जैन के भी उपासक थे और अपने कार्यकालों में और राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को भी क्या किया था? ये इस्लाम प्रचार प्रसार करने की स्वीकृति दे रखा था लोग। ठीक है। यादव वंश अब हम लोग पढ़ते हैं। अगला वंश कौन रहेगा? यादव वंश। कौन वंश? यादव वंश। देवगिरी के यादव वंश, देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने किया था। इसकी राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा शिंगन 1210 से 1246 था। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया था। चलिए दोस्तों इसको समझते हैं कि यादव वंश को समझते हैं कि यादव वंश की स्थापना, देवगिरी के यादव वंश की स्थापना बिल्लव पंचम ने किया था। यादव वंश की स्थापना किसने किया था? बिल्लव पंचम ने किया था। इसकी राजधानी कहाँ थी? देवगिरी थी। यादव वंश की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी थी। सबसे प्रतापी जो राजा हुआ वो शिंगन 1210 से 1246 इस वंश का स्वतंत्र शासक था। और रामचंद्र ठीक था, स्वतंत्र शासक था।
सॉरी इस रामचंद्र स्वतंत्र, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया था। किसने? रामचंद्र ने। संगीत शास्त्री शारंगदेव राजा सिंघन के दरबारी थे, जिन्होंने संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना किया था। दोस्तों याद रखना है कि पूछेगा कि संगीतकार शारंगदेव राजा सिंघन के दरबारी थे और उन्हीं ने संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ लिखा। संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो शारंगदेव ने लिखा था। कौन सा? शारंगदेव ने। अब चलिए हम लोग कौन पढ़ेंगे? अगला वंश होयसल वंश को पढ़ेंगे। हम लोग दक्षिण भारत के प्रमुख सभी राजवंश को आज खत्म करेंगे, तो हम लोग कौन वंश? तो होयसल वंश को पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों इसको भी हम लोग पढ़ते हैं कि होयसल कल्याण के चालुक्यों के सामंत थे। होयसल कल्याण के चालुक्यों के सामंत थे। ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि होयसल वंश किसके सामंत थे? तो चालुक्यों के सामंत थे। होयसल राजवंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने 1108 से 1152 ईस्वी तक इसका रहा कार्यकाल ने किया था। यह होयसल राजवंश के सबसे महान शासक राजा था। होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा थी। याद रखना है दोस्तों, होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा थी, जिसने कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में लगभग 317 वर्षों तक क्या किया? शासन किया। चलिए इसको फिर से समझते हैं। कह रहा है क्या कि होयसल कल्याण के चालुक्यों के सामंत थे। किसके सामंत थे? होयसल जो थे वो चालुक्य के सामंतों के चालुक्यों के सामंत थे। होयसल राजवंश की होयसल राजवंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने किया था। याद रखना है दोस्तों, कौन किया था? ये होता है, ये चालुक्यों के सामंत थे होयसल वंश, और इसकी स्थापना कौन करता है? तो विष्णुवर्धन करता है, और सबसे महान राजा भी होता है। होयसल वंश किसका, कौन वंश की शाखा थी? तो यादव वंश की शाखा थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होयसल वंश यादव वंश की शाखा थी, और ये कर्नाटक तमिलनाडु क्षेत्र में इसका क्षेत्र था। लगभग 337 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। आगे आते हैं। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाभ तृतीय था। याद रखना है दोस्तों, वीर बल्लाल तृतीय था, जिसने मलिक काफूर को हराया था। याद रखना है दोस्तों कि होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वीर बल्लाल तृतीय था, जिसने मलिक काफूर को हराया था। होयसल वंश का प्रारंभ में राजधानी वेलूर थी, जिसके बाद में द्वार समुद्र स्थानांतरित कर दिया गया था। दोस्तों इसकी राजधानी कहाँ थी? वेलूर थी, बाद में कहाँ? द्वार समुद्र की राजधानी हो गई आधुनिक हेलीवीड। आप लोग दोस्तों याद रखना है कि होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो वेलूर थी। अब वेलूर नहीं दिया रहेगा तो द्वार समुद्र भी इसका राजधानी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं। होयसल मंदिरों के बारे में मुख्य तथ्य कुछ चलिए हम लोग देखते हैं। वेलूर में चेन्ना केशव मंदिर, वेलूर के चेन्ना केशव मंदिर, ये होयसल मंदिरों के बारे में तथ्य है कि वेलूर के चेन्ना केशव मंदिर के बाद इसका निर्माण विष्णुवर्धन ने 1116 में चोलों पर अपनी विजय के उपलब्ध में करवाया था। वेलूर यागाची नदी के तट पर स्थित है। वेलूर किस नदी पे? यागाची नदी के तट पर स्थित है। यह एक तारे के आकार का मंदिर है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना इस चीजों को कि वेलूर में चेन्ना केशव मंदिर, वेलूर में कौन मंदिर है? तो चेन्ना केशव मंदिर है। सबसे पहला बात कि चेन्ना केशव मंदिर कहाँ है? तो वेलूर में है। इसका स्थापना किसने किया? तो विष्णुवर्धन ने किया था 1116 में, चोलों पर विजय के उपरांत में या उपलक्ष्य में। वेलूर यागाची नदी के तट पर स्थित है। जो वेलूर है, जहाँ पे ये चेन्ना केशव मंदिर है, वो यागाची नदी के तट पर स्थित है, और ये जो मंदिर है एक तारे का आकार का मंदिर है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। इतने अच्छे से दोस्तों समझाया जा रहा है चीजों को। आप लोग याद रखिएगा कि चेन्ना केशव का मंदिर वेल्लूर में, और वेल्लूर किस नदी के किनारे है? तो यागाची नदी के किनारे है। ये जो मंदिर है इसका निर्माण विष्णुवर्धन ने किया था 1116 में, और ये कैसा इसका आकार है? तो तारे का आकार का मंदिर है, और विष्णु को समर्पित ये मंदिर है। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। राजा विष्णुवर्धन ने प्रारंभ में जैन थे, लेकिन बाद में संत रामानुज के प्रभाव में वैष्णव धर्म को क्या कर लिया? परिवर्तन कर लिया। तो दोस्तों याद रखना है कि विष्णुवर्धन प्रारंभ में जैन था, और किसके? संत रामानुज के प्रभाव में आकर क्या कर लिया? वैष्णव धर्म परिवर्तित हो गया। चलिए अगले मंदिर पे हम लोग आते हैं। यह है
हेलीबीड या हेलीबीड में होयसल होयसलेश्वर की मंदिर। अब देखिए ये कहाँ पे, अगर पहला क्वेश्चन पूछेगा होयसलेश्वर की मंदिर कहाँ है, तो हेलीबीड में है। कहाँ? हेलीबीड में। ठीक है दोस्तों, हम लोग ऊपर पढ़े थे हेलीबीड बोले तो आपको द्वार समुद्र, द्वार समुद्र राजधानी पढ़े थे होयसल वंश की, वहीं कह रहा है हेलीबीड आधुनिक नाम पढ़े थे। तो कह रहा है कि होयसल लेश्वर मंदिर कहाँ, तो हेलीबीड में। ये दो मंदिरों वाला एक मंदिर संभवतः होयसल द्वारा निर्मित सबसे बड़ा शिव मंदिर है। ये शिव मंदिर है एक प्रकार के, दो मंदिरों द्वारा, दो मंदिरों द्वारा यह मंदिर संभवतः होयसल द्वारा निर्मित सबसे बड़ा मंदिर शिव मंदिर है। तो हेलीबीड होयसल मंदिर यानी होयसल मंदिर कौन सा भगवान, तो शिव मंदिर, शिव भगवान शिव मंदिर के नाम से। कह रहा है कि अब आगे आते हैं सोमनाथपुर का केशव मंदिर। बोलेगा सोमनाथपुर का केशव मंदिर, केशव मंदिर कहाँ था, तो सोमनाथपुर में था। यह एक सुंदर त्रिकुटा मंदिर है जो भगवान कृष्ण के तीनों रूपों यानी जनार्दन, जनार्दन, केशव और वेणुगोपाल को समर्पित है। तीनों कृष्ण के तीनों रूपों का, जनार्दन, केशव और वेणुगोपाल को समर्पित है। इसमें केशव की मूर्ति गायब है, केशव की मूर्ति क्या है, गायब है। तो दोस्तों याद रखना है, ये तीनों जो मंदिर है होयसल मंदिर और भारतीय पुरातत्व संरक्षण संरक्षित स्मारक है। तो खैर अलग चीजें हैं, इस पहले ये समझ लीजिए कि इसको फिर से रिकॉल करते हैं कि सोमनाथ का मंदिर केशव मंदिर, सोमनाथपुर का मंदिर केशव मंदिर, ये त्रिकुटा मंदिर है। ये भगवान कृष्ण के तीनों रूपों को दिखाया गया है, जनार्दन, केशव और वेणुगोपाल। कृष्ण के तीनों रूप जनार्दन, केशव, वेणुगोपाल समर्पित है। इसमें केशव, केशव की मूर्ति गायब है। ये तीनों होयसल मंदिर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के स्मारक हैं। चलिए दोस्तों आगे आते हैं, हेलीबीड में होयसल मंदिर, हेलीबीड में होयसल, ये दोनों वही चीज है फिर। ठीक है दोस्तों आगे आते हैं, अगला वंश जो है वो कद्दम वंश है। कौन है? कद्दम वंश। चलिए इसको भी हम लोग पढ़ते हैं कि कद्दम वंश की स्थापना मयूर शर्मन, कौन, इसका नाम याद रखना है दोस्तों, कि कद्दम वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने 445 से 465 तक इसका कार्यकाल किया था। इस वंश की राजधानी वनवासी था। दोस्तों एकदम याद रखना है कि कंदम वंश का संस्थापक कौन था, तैमूर शर्मन था, और इसकी राजधानी कहाँ थी, वनवासी है। कहाँ है? वनवासी है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं आगे। तो कह रहा है ककुथवामा, कौन, ककुस्त, ककुस्थवामा 425 से 50 में कंदम वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। इसने अपने साम्राज्य की सीमाओं को मलनाड, तटीय कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों तक फैला रखा था। इसने अपनी राजधानी वनवासी से कोलार स्थानांतरित कर दिया। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछता है बार बार, तो चलिए इसको भी हम लोग समझते हैं। कह रहा कि ककु ककुस्थ वामा, इसके बाद सबसे प्रतापी राजा हुआ कन्नम वंश का। इसका जो क्षेत्र था कर्नाटक तमिलनाडु वाला एरिया था। और क्या करता है, अपनी राजधानी क्या करता है, वनवासी से कहाँ, कोल्लावर, कुल्लार स्थानांतरित कर देता है। कहाँ? वनवासी से कहाँ, कुल्लार स्थानांतरित कर देता है। ककु अस्त वर्मा, कौन, याद रखना है, ककु अस्त वर्मा ने दरबारी कवि कौन था, दुर्वी दुर्विनीत, कौन, दुर्विनीत ने उनकी जीवनी ककुस्थव चरित्र की रचना किया था। याद रखना है दोस्तों, कह रहा है कि ककुस्थ वर्मा के दरबारी कवि कौन था, दुर्विनीत था, और उन्हीं के जीवनी पर उसने ककुस्थव चरित्र नामक लिखा था। तो कौन लिखा था, तो ये दुर्विनीत लिखा था। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। कह रहा है कंदम राज्य को विषय नामक प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया था। कंदम राज्य को विषय नामक प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया था, जिसका प्रधान विषयपति या राज्यपाल होता था। विषय के नीचे नगर या नगर इकाइयाँ और ग्राम थे। ग्राम का प्रधान ग्रामपति होता था। प्रत्येक नगर में एक नगरिका या मुखिया होता था। प्रत्येक नगर में एक नगरिका या मुखिया होता था। तो दोस्तों आप लोग याद रखना है कि कंदम राज्य में विषय नामक प्रशासनिक इकाई थी, जिसको विषयपति, ठीक है, और ग्राम वाला में तो ग्रामपति उसका होता था, जो पिछले क्लासों में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं।
कह रहा है कि कंदम साम्राज्य कंदम साम्राज्य का मुख्यतः चावल की खेती पर आधारित कृषि की अर्थव्यवस्था वाला राज्य था। इस अवधि के दौरान कॉफी एवं मिर्च की खेती भी विकसित हुआ था। दोस्तों याद रखना है, पूछतेगा कि किस साम्राज्य के समय चावल की खेती पर आधारित कृषि अर्थव्यवस्था वाला राज्य था। तो कंदम साम्राज्य कौन, चावल की खेती पर आधारित कृषि अर्थव्यवस्था वाला राज्य था। इसके दौरान कॉफी और मिर्ची की खेती पर भी जोर दिया गया था, विकसित हुआ था इसी के समय में। कंदम शासकों में कन्नड़, संस्कृत साहित्य दोनों के विकास को बढ़ाया गया था। ठीक है, कंदम शासकों में कन्नड़ एवं संस्कृत साहित्य के दोनों के विकास को बढ़ावा दिया गया था। उनके शासन काल के दौरान कई विद्वान और लेखक प्राकृतिक संस्कृत व प्रारंभिक कन्नड़ भाषाओं में रचनाएं रचने में सफल रहे। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। कौरा की कदम वंश में हिंदू और जैन दोनों को संरक्षण दिया गया था। कुल्लार, सरवनवेलगोला और हेलीबेड में प्रसिद्ध जैन मंदिर कंदम वंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। तब लोग याद रखना है दोस्तों, कंदम वंश के हिंदू और जैन दोनों दोनों को संरक्षण दिया गया था। कंदम वंश में किसको किसको, हिंदू और जैन को। और कुल्लार, सरवनवेलगोला कर्नाटक में जो है, और हेलीबीड में प्रसिद्ध जैन मंदिर कंदम वंश के शासनकाल के दौरान ही बनाया गया था। कंदा वंश ने 345 से 525 ईस्वी तक कर्नाटक एवं कोंकण के बड़े हिस्सों पर शासन किया। ककुस ककुस्थ वर्मा द्वितीय द्वितीय की मृत्यु के साथ ही कंदम वंश का पतन हो गया। क्या हो गया, इसका पतन हो गया। उसके बाद हम लोग कौन सा वंश पढ़ेंगे, गंग वंश को पढ़ेंगे। कौन सा, गंग वंश। गंग वंश गंग वंश भारत के दो प्रमुख राजवंशों का नाम था। ठीक है, एक था पश्चिमी गंग वंश जो कर्नाटक वाला एरिया था, और एक था पूर्वी गंग वंश जो उड़ीसा या कलिंग वाला एरिया था। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, गंग वंश भारत के दो प्रमुख राजवंशों का नाम था। एक पश्चिमी गंग वंश जो कर्नाटक वाला एरिया था, पश्चिम की तरफ कर्नाटक है, जो पूर्वी गंग वंश जो उड़ीसा कलिंग वाला एरिया था। तो चलिए हम लोग पश्चिमी गंग वंश को पहले पढ़ते हैं। कह रहा है कि 250 से 1004 ईस्वी तक शासन क्षेत्र था जो प्राचीन कर्नाटक यानी मुख्य रूप से मैसूर और गंगवाड़ी में था। राजधानी प्रारंभ में तो कुलाल कु कुबलाल यानी कोलार, बाद में तलकाडू यानी कावेरी नदी के तट पर हो गया। ठीक है दोस्तों, याद रखना है इसको। चलिए पश्चिमी गंग, इसके बारे में 250 से 1004 तक इसका कार्यकाल रहा। इतना एरिया तक ये वाला क्षेत्र, इसके प्राचीन कर्नाटक मुख्य रूप से मैसूर और गंगवाड़ी था शासन क्षेत्र, और राजधानी जो था प्रारंभिक था कुवलाल और कोलार, यानी बाद में तलकाडू यानी कावेरी नदी के तट पर हो गया। ठीक है दोस्तों, आते हैं संस्थापक। ठीक है दोस्तों, अब इसके संस्थापक पे आते हैं। कह रहा कि कुंगनी वर्मन, कौन था, कुंगनी वर्मन। दत्त दत्तक सूत्र, याद रखना है, दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। कह रहा है कि दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक कौन था, माधव प्रथम था। आप लोग याद रखना है दोस्तों कि दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक कौन था पहला, तो माधव प्रथम था। पश्चिमी गंगवंश के अधिकांश लोग जैन धर्म के अनुयायी हुआ करते थे। पश्चिमी क्षेत्र वाले कुछ लोगों ने ब्रह्मवादी हिंदू धर्म को भी प्रश्रय दिया हुआ था। कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला नगर में बिंदगिरी पहाड़ी पर स्थित गोमेतेश्वर गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण 983 ईस्वी के आसपास पश्चिमी गंगवंश के मंत्री चामुंडराय ने करवाई थी। यहाँ पर हर 12वें साल महामस्तकाभिषेक नामक उत्सव मनाया जाता था, जिसमें मूर्ति को दूध, केसर, घी, शहद से स्नान करवाया जाता था। चलिए दोस्तों, इसको फिर से एक बार रिपीट करते हैं। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नगर में बिंदगिरी पहाड़ी पर, तो बिंदगिरी पहाड़ी तो श्रवणबेलगोला नगर में स्थित है। इस पे ही है गोमतेश्वर की मूर्ति। याद रखना है दोस्तों कि गोमतेश्वर की मूर्ति शरणगोला कर्नाटक में है, जो कहा बिंदगिरी पहाड़ी पर है। इसका निर्माण 983 ईस्वी के आसपास किया गया था। जो पश्चिमी गंग के मंत्री कौन कराया था, चामुंडा राय। याद रखना है दोस्तों
चामुंडराय ने करवाया था। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे। 12 सालों के बाद में महामस्तकाभिषेक नामक उत्सव मनाया जाता था, जिसमें से मूर्ति को दूध, केसर, घी, शहद ये सब से स्नान कराया जाता था। चोलों के आक्रमण के बाद 1004 ईस्वी में इस वंश का क्या हो गया? पतन हो गया। चोलों के बाद कौन सा? इसका पतन हो गया गंग वंश का। अब पूर्वी गंग वंश के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। पूर्वी गंग वंश ये 1028 से लेकर 1434-35 के आसपास रहा। इसका जो क्षेत्र था कलिंग, आधुनिक उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल क्षेत्र में था, यानी पूर्वी वाला एरिया पूरा था। राजधानी कहाँ थी? तो कलिंग नगर था। कौन था? कलिंग नगर था। कलिंग नगर यानी उड़ीसा वाला। आधुनिक श्रीमुख लिंगम, आधुनिक श्री मुखलिंगम था। संस्थापक कौन था पूर्वी गंग वंश का? तो इंद्रवर्मन प्रथम था। यह अपने को त्रिकलिंगाधिपति कहता था ये अपने आप को। तो दोस्तों याद रखना है, क्वेश्चन पूछेगा कि त्रिलिंगाधिपति कौन अपने आप को कहता था? इंद्रवर्मन कहता था, जो संस्थापक था पूर्वी गंग वंश का। ठीक है। प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण। देखिए दोस्तों, प्रसिद्ध पूछता है ना बार बार कि कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण पूर्वी गंग वंश के शासकों ने ही किया था। तो प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण कौन किया था शासक? तो पूर्वी गंग वंश के शासकों ने ही किया था। अब दोस्तों आते हैं अगला जो है काकतीय वंश पे आते हैं, और आज काकतीय वंश पढ़कर आज के वीडियो को हम लोग खत्म करेंगे। फिर अगले वीडियो में हम लोग सीमावर्ती राजवंशों का उद्भव को पढ़ेंगे। तो चलिए आज के अंतिम टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं। काकतीय वंश को आज पढ़ेंगे, अंतिम टॉपिक को। काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? तो बीटा प्रथम था। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? तो काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था, जिसने नलगोंडा यानी हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी अनमकोंडम, याद रखिएगा, अमकुंड, अमकुंड सॉरी, क्या था? अमकुंड था। कौन था? अमकुंड थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था, जो रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया था, जिसने 35 वर्ष तक शासन किया। तो इस चीजों को समझिए। कह रहा है सबसे पहले तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था। ये जरूरी याद रखना है, ठीक है। और राजधानी कहाँ थी? तमंकुंड था। कौन था? कहाँ राजधानी? जिसने नालगोंडा, हैदराबाद के एक छोटे सा एरिया, कौन था इसका? हैदराबाद वाला एरिया था, आंध्र प्रदेश वाला। ठीक है। तो ये अपना क्या था? इसकी राजधानी अमकुंड थी। और इसका सबसे शक्तिशाली शासक कौन हुआ? गणपति हुआ, जो काकतीय वंश से संबंधित है, गणपति। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण कर जिसने 35 वर्षों तक शासन किया। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में क्या किया? स्थानांतरित कर दिया। जो गणपति अपनी राजधानी कहाँ कर देती है? स्थानांतरित वारंगल कर देती है। इस वंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र था। देखिए दोस्तों, एग्जाम में प्रथम शासक और अंतिम शासक बहुत पूछे जाते हैं। तो प्रथम शासक हम लोग तो पढ़िए लिए थे, बीटा प्रथम था। और गणपति अपनी राजधानी इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो ये कौन हुआ? प्रताप रुद्र हुआ, जो 1295 से 1323 में इसका कार्यकाल था और खत्म हो गया। तो आप लोग याद रखिएगा, इस वंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके कुछ और पहलुओं को हम लोग देखते हैं। कह रहा है क्या कि राय गज केसरी, दोस्तों एक नाम याद रखिएगा लो, राय गज केसरी और दयाग दया दया गज केसरी। एगो तो राय से राय गज केसरी और एगो दया से दया गज केसरी काकतीय वंश की उपाधियां हैं। जो दयागज केसरी की उपाधि काकतीय राजा प्रताप रुद्र को दी गई थी, और रायगज केसरी की उपाधि रुद्रमा देवी को दी गई थी। यह उपाधि उन्हें अपने पिता से मिली थी। यह उपाधियां सिक्कों पर अंकित होती थी। चलिए दोस्तों, इसको फिर से हम लोग इस चीज को हम लोग समझते हैं। कह रहा है क्या कि उपाधियां थी काकतीय वंश का। कौन कौन उपाधि था? तो राय गज केसरी और दयागज केसरी काकतीय वंश की उपाधियां थी। ये क्वेश्चन बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रायगज केसरी और दयागज केसरी काकतीय वंश की उपाधियां हैं। ठीक है। तो दयागज केसरी की उपाधियां काकतीय राजा
प्रताप रुद्र, याद रखना है दोस्तों इनका नाम। कि दया, दया कौन करता था? प्रताप रुद्र को दिया गया था। और राय, राय कौन देती थी? तो रुद्रमा देवी देती थी। रायगढ़ केसरी की उपाधि रुद्रमा देवी को उनके पिता से मिली थी। यह उपाधियां सिक्कों पर भी अंकित होती थी। तो यहाँ पे आज का चैप्टर काकतीय वंश भी कंप्लीट होता है। अगले चैप्टर में हम लोग सीमावर्ती राजवंशों को पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों। और आज का थोड़ा सा ये वीडियो टफ था, तो एक एक दो बार इस वीडियो को आप लोग देखिएगा तो चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने तैयारी को आप कंटिन्यू बनाए रखिए और कंटिन्यू पढ़िए। इससे क्या होगा कि हम लोग की तैयारी मजबूत हो जाएगी। जो 1799 के दरोगा का एग्जाम देना चाह रहे हैं, उससे पहले तो हम लूसेंट खत्म कर ही देंगे। उससे पहले एईडीओ के एग्जाम के लिए भी काम आ सकता है, एससीजीएल का एग्जाम के लिए भी ये वीडियो काम आ सकता है। तो दोस्तों अपने तैयारी को आप लोग मजबूत रखिए। और चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।